नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। यह दौरा भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण सौदे होने वाले हैं। वहीं इस दौरे से पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के खुलने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। दरअसल मंदिर निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। पहले फेज का काम इस साल दिसंबर तक पूरा करा लिए जाने की तैयारी है। भव्य मंदिर के पहले तल के निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण 3 फेज में होना है। हालांकि पहले फेज का कार्य पूरा होने के बाद अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 10 दिनों तक चलेगा। इस समारोह को 15 से 24 जनवरी तक पूरा कराया जाएगा। 24 से 25 जनवरी से रामलला का दरबार सामान्य भक्तों के लिए खुल जाएगा। रामलला इसके बाद अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में से भक्तों को दर्शन देंगे। तो आपको बता दें, मंदिर निर्माण की प्रमुख घटनाएं 1 जनवरी 1993 न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान पर अधिग्रहण किया 7 तारीख को, और अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 5 मार्च 2023 3 एएसआई को संबंधित स्थल की खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 एएसआई ने न्यायपालिका को रिपोर्ट सौंपी। 5 जुलाई 2005 विवादित स्थल पर 6 आतंकियों की आत्मघाती आतंकी दस्ते का हमला। 30 जून 2009 लिब्रान आयोग की तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। 30 सितंबर 2010 स्थल को तीनों पक्षों में बांटने के आदेश मिले। 21 मार्च 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के मामले में सुलझाने की बात कही। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिदिन सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा 40 दिन के लिए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस स्थान 5 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण की ट्रस्ट की घोषणा की। 5 अगस्त 2020 श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। 1 जनवरी 1993 न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दी। तो 7 जनवरी 1993 केंद्र सरकार ने इस ढांचे वाले स्थान का अधिग्रहण किया। अप्रैल 2002 हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मालिकाना हक की सुनवाई शुरू की। 5 मार्च 2003 एएसआई को संबंधित स्थल की खुदाई के आदेश दिए गए। 22 अगस्त 2023 को एएसआई ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी थी, और 5 जुलाई 2005 को विवादित स्थल पर तो ये प्रमुख घटनाएं हुई हैं। तो 21 मार्च 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता मामले में पेशकश की। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 6 अगस्त 2019 को 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा। 40 दिन चली सुनवाई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने स्थल के 3 पक्षों में बांटने के आदेश। 5 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण की ट्रस्ट की घोषणा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को। 1 जनवरी 1993 न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दी। देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्ष की रणनीति क्या है, इसे लेकर 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक है। लेकिन बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तमाम विपक्षी दलों के साथ निकटता दिख रहे हैं, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर होता नहीं दिख रहा है। विपक्षी एकता की बात तो 23 जून की बैठक में पटना में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के
समाजवादी हालांकि ऐसा संभव होता नहीं दिखता। इसकी वजह कुछ और नहीं, ममता से लेकर चंद्रशेखर राव का इस मामले को लेकर विरोध में आना है। बात अगर नीतीश कुमार तक आकर टिकती है तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के मुकाबले यूपी में दोगुनी सीटें हैं। जेडीयू के मुकाबले समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है। हालांकि लोकसभा में संख्या बल को देखते हुए नीतीश कुमार के 16 और अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी के अभी महज 3 सांसद हैं। ऐसे में क्या सपा का कांग्रेस के साथ एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है? ये यक्ष प्रश्न है। वैसे तो इन तमाम सवालों के जवाब 23 जून को होने वाली बैठक में भले ही ना मिले, मगर संकेत की सियासत 23 जून की बैठक में देखने को जरूर मिल सकती है। ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इनका झंडा उठाने वाले कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल का जो जंग लगा है वो एक बार में नहीं हटेगा, अभी आधा हटा है, एक और मौका मिला तो इनका झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं दिखाई देगा। इस पर कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का राजनीतिक पारा अभी से चढ़ा हुआ है। 2024 में क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता भी अभी से झारखंड में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बीजेपी पर हमलावर हैं। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच सीएम सोरेन ने बीजेपी पर हमला करते हुए एक ऐसा सियासी तीर छोड़ा जिसके बाद सियासी युद्ध में संग्राम और भी तेज हो गया। ऐसा क्या कहा सीएम हेमंत ने, पहले वो सुनिए। नियुक्ति निकलने लगती है तो उसमें नए नए ये लोग हथकंडे अपनाते हैं। चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे एक बार में 20 साल का जो जंग है वो नहीं हटेगा। अभी तो आधा हटा है, एक बार और मौका मिला तो इस राज्य में इन लोगों का झंडा ढोने और कार्यकर्ता सड़क पर डिबरी लगा के ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। बता तो सुना आपने बीजेपी को ललकारते हुए
ऐसी बातें बोलते हैं तो ये उनकी राजनीति है, मैं उस पर कोई टिप्पणी क्या करूँगा। ये अपना घर नहीं देखकर दूसरा का घर देखने चले, झांकने चले। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि ये उनका सपना ही रह जाएगा। और जहाँ तक सवाल है एक व्यक्ति का, तो सीपी सिंह तो मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोता हुआ नजर आएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ लेना। मुख्यमंत्री जी के किसी भी बयान में ढिबरी का आना तो ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने वर्तमान में जो बिजली की स्थिति कर दी है वो तो ढिबरी युग में ही आ गए हम। वैसे मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि जब सत्ता के शीर्ष पर कोई व्यक्ति सब पहुंचता है ना, तो उसको अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है। किसानों का क्या आक्रोश है ये इन्हें दिखना बंद हो जाता है, मध्यम वर्ग का क्या आक्रोश है ये दिखना बंद हो जाता है, यहाँ बेटियों में क्या आक्रोश है, 5500 से ज़्यादा बलात्कार हुए ये दिखना बंद हो जाता है। तो हम तो मानते हैं कि अगले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी अगर फ्लड लाइट भी जला लें तो भी इन्हें अपने कार्यकर्ता और समर्थक नहीं। किन किन चीज़ों पर आपने काम किया है पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनको लग रहा है कि झारखंड में बीजेपी की पूरी तरह से सफाया होने वाला है, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, ना कि अनर्गल बयानबाजी करनी चाहिए कि 14 सीट जीत जाएंगे। अरे किस तरह जीत जाएंगे? कौन सा फार्मूला है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का खत्मा होने वाला है, और उसमें झारखंड में जो इनका हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। केवल बतौलेबाजी से पार्टी नहीं चलती, बतौलेबाजी से राज्य नहीं चलता, बतौलेबाजी से देश नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वो वक्तव्य उनका जरूर है, लेकिन उस वक्तव्य के पीछे जनता की आवाज़ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कि कोई झंडा ढोने वाला नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहती थी, आज उसको झंडा उठाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है, चूँकि ये सारा चीज़ अहंकार और कार्यशैली और नफरत जो उन्होंने बांटा है इस देश को, ये सब का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। 24 का चुनाव अभी नजदीक है। जेएमएम की नजर सूबे की 14 सीटों पर टिकी है। वैसे भी हेमंत वाली जेएमएम अपने सहयोगी कांग्रेस को सियासी संदेश दे चुकी है कि झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस छोटे भाई की। ऐसे में लड़ाई बीजेपी बनाम जेएमएम की ही मानी जा रही है। तभी तो सियासी तपिश को बढ़ाने वाले सीएम के बयान सियासी संदेश भी दे रहे हैं। ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, झारखंड। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार नगर से विधायक मदन कौशिक की संपत्ति की सीबीआई जांच की मांग अखाड़ों के संतों ने की है। संतों ने अखाड़ों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अखाड़े की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का आरोप मदन कौशिक पर लगाया है। साथ ही संतों ने मदन कौशिक के अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित करने की लिस्ट भी जारी की है। बीजेपी खुद को एक अनुशासित पार्टी बताते हुए भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन जब मामला अपनों से जुड़ा हो तो ना अनुशासन याद आता है और ना ही में वो डिफेंसिव दिखाई दे रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति में माहिर भारतीय जनता पार्टी अब जो है सनातन के प्रतीकों पर ही लगातार हमला कर रही है। चाहे केदारनाथ में आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी को जो है
वीआईपी मानने से इनकार कर दिया, उनको कहा कि लाइन में लग करके आप दर्शन कीजिए। अब हरिद्वार में जो है उदासीन अखाड़े के संत मदन कौशिक पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आंखें मूंदे बैठा है। उन पर आरोप है कि उदासीन आश्रम की जो जमीनें हैं, जो आश्रम की संपत्तियां हैं, उनको खुर्द बुर्द करने में माफियाओं से मदन कौशिक जी मिले हुए हैं। और राज्य से बाहर भी जो संपत्तियां हैं उदासीन आश्रम की हजारों करोड़ का घपला बताया जा रहा है। और संतों ने जो है जब आश्रम से जुड़े हुए एक कोठारी महंत थे, वो लापता हुए थे, त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री थे, तब भी सीबीआई जांच की मांग की थी। अब फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके संतों ने सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी को संतों की मांग मानते हुए तत्काल बड़ा उदासीन आश्रम की संपत्तियों से संबंधित जो भी मामला, उसकी सीबीआई जांच बैठानी चाहिए। किसी ने भी किसी भी प्रकार की चुप्पी नहीं साधी गई है। अगर कोई भी चीजें सामने आएंगी या पारदर्शिता की तरह से निकल कर आएंगी, उस पर जांच होगी और जांच के बाद कोई भी नतीजा निकल कर आएगा तो उस प्रकार से उसका सबको सामने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसे में सवाल ही क्या, अनुशासन की दुहाई देने वाली बीजेपी या आम और खास नेता में फर्क को देखते ही अनुशासन का पालन कराती है? यदि समानता रखी जाती तो भ्रष्टाचार की शिकायत पर तत्काल एक्शन भी होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, उत्तराखंड। मुरादाबाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल यूयूसीसी को लेकर मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई है कि मुसलमान हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, हम शरिया का कानून को फॉलो करते हैं और वो हम अपने घर पर फॉलो करते हैं, लेकिन कोई भी इस तरीके का हमारे ऊपर नहीं करा जाए कार्य, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा बोलते हुए कई बार आरोप लगाए गए हैं। मुरादाबाद जनपद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधने का मुरादाबाद जनपद में किया गया है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। गाजीपुर में हीरोइन तस्कर पुलिस के हत्थे गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के पास से 352 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। हेरोइन तस्कर को किया गया गिरफ्तार 352 ग्राम हीरोइन के साथ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 लाख बताई जा रही है। गाजीपुर जिले से, जहां पर रेवतीपुर थाने का ये मामला है, जब मुखबिर की सूचना मिलती है पुलिस को कि कोई हीरोइन तस्कर बिहार प्रांत को रास्ते हीरोइन तस्करी के लिए जा रहा है, उसी समय एक स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और रेवतीपुर थाने की संयुक्त कार्रवाई में उसे पकड़ा जाता है और कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 352 ग्राम हेरोइन को पुलिस बरामद करती है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 लाख आंकी गई है। गाजीपुर जिले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता और हीरोइन तस्कर को किया गया गिरफ्तार। अपराधियों पर लगातार पुलिस की टेढ़ी नजर है, जो कि बिहार प्रांत के रास्ते लगातार हीरोइन तस्करी के लिए जाते थे और यह मामला जब पुलिस के संज्ञान में हुआ, मुखबिर की सूचना जब मिलती है तो पुलिस सजग हो जाती है और हीरोइन तस्कर को पकड़ने के लिए रेवतीपुर थाने के पास जो पुलिया है वहां पर पुलिस इसे धर दबोचती है और हीरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 लाख बताई जा रही है और हीरोइन तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, गाजीपुर से। जिला अस्पताल में गर्मी से मरीज बेहाल हो रहे हैं, जिस वजह से डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। क्या निकला निरीक्षण में, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। बढ़ते तापमान को लेकर के अगर देखा जाए तो मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि जिला चिकित्सालय बलिया में इस समय जो है गर्मी को लेकर के काफ़ी मरीज आ रहे हैं और भर्ती किए जा रहे हैं, जहां पे इलाज के दौरान मौतें भी हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हर वार्ड में पंखे की और एसी की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जो जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे पंखा और कूलर की आवश्यकता है। आज बलिया डीएम ने जब निरीक्षण किया जिला चिकित्सालय का, जब स्टोर रूम का निरीक्षण किया, तो जहाँ पे उन्होंने देखा कि भारी मात्रा में जो है एसी और पंखे रखे हुए थे, जबकि आवश्यकता है
हर वार्ड में एसी और पंखे की, लेकिन जो यहाँ के जिला चिकित्सालय के जो सीएमएस हैं और जो भी जैसे भी उस पंखे को और एसी को रूम में बंद करके रखा गया, जबकि आवश्यकता है कि रूम में एसी और पंखा को लगाया जाए ताकि इस तरह से जो भीषण गर्मी चल रही है जिससे मरीजों को बचाव हो सके। लेकिन उस स्टोर में रखे जो एसी और पंखा है उसको देख करके डीएम ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और जो स्टोर कीपर है उसको निलंबित करने के लिए निर्देशित भी किया है। वहीं पे साफ सफाई को लेकर के भी नाराज़गी जाहिर की डीएम ने, और वहाँ पे जो ठेकेदार है उसको भी चेतावनी दी और कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR करा दूंगा। इस तरह से जो जिला चिकित्सालय के जो किसी तरह की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलिया से कमलेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।